हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में 15 डेज के क्रैश कोर्स को शुरू किया था, जहाँ पर हम 15 दिनों में क्लास 10th के मैथ में, गणित में जो भी सिलेबस है उन सभी सिलेबस को पढ़ेंगे। उनसे रिलेटेड यानी कि जो एग्ज़ाम हमारे होने वाले हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो भी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। तो अभी तक के क्लास में हमने क्या किया है, अभी तक के क्लास में हमने डे 1 में हमने यूनिट 1 में जो भी चीज़ें थी, संख्या पद्धति थी, वास्तविक संख्या थी, उनके बारे में पढ़ा था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। और कैसे किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है ये भी हमने पढ़ लिया था। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा अगला यूनिट है, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट में आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो को दो चर रैखिक समीकरण युग्म के वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा, ताकि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी टॉपिक हमको पढ़ना है इससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे कि हमको क्या पढ़ना होगा, फर्स्ट हमको जानना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, कब वो समीकरण युग्म संगत होता है, कब असंगत होता है, कब आश्रित हो जाता है। उसके बाद हम लोग ग्राफी निरूपण के द्वारा समझेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, जो कि एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं, कब वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कब समपाती होंगी, कब समांतर होंगी। और हमको और भी क्या जानना है, हमको ये जानना है कि दो चर रैखिक समीकरण को युग्म के हल करने के तरीके को जानना है, जिसमें एक विधि हमारा होगा ग्राफी विधि से हल, और उसके बाद बीजगणितीय विधि से हमको हल करना होगा। बीजगणितीय 3 विधियां होती हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। वो कौन कौन सी हैं? पहली प्रतिस्थापन है, दूसरी विलोपन और तीसरी वज्र गुणन विधि है। और लास्ट में हम लोग ऐसे समीकरण युग्म को पढ़ेंगे जो हमको क्या करना होगा, उसको दो चर के रैखिक समीकरण युग्म में बदलना होगा, उसके बाद उसको हल करना होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चीज क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो इसको समझने से पहले जैसा कि हमको कक्षा 9 में बताया गया है, समीकरण क्या होता है, एक चर वाला। जैसे कि 2x + 3 = 0 देखेंगे तो यहाँ पर चर क्या है, यक्स तुम्हारा क्या है, चर है। और यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 1। अर्थात जब कोई समीकरण में जो चर की एक घात होती थी उसे कहते थे रैखिक समीकरण युग्म। उसे क्या कहते थे, रैखिक समीकरण। परियुग्म नहीं होगा, फिर रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि एक ही समीकरण है। तो ये हो गया रैखिक समीकरण। और इसमें कितने चर है, एक चर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक चर में रैखिक समीकरण। तो बात आती है हमको पढ़ना क्या है, हमको दो चर का रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो सीधे शब्दों में ऐसा समीकरण जिसमें चर की संख्या 2 हो जाए और उस पूरे समीकरण की घात कितनी हो, 1 हो, उसे कहा जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर लें, 4x + 3y - 5 = 0। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक चर x है, एक चर y है, और इस पूरे समीकरण की घात कितनी है, इस पूरे समीकरण की घात है 1। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है दो चर का रैखिक समीकरण। ये कि हमको क्या प्राप्त हुआ, ये हमको प्राप्त हुआ है दो चर का रैखिक समीकरण। तो अभी तुमने रैखिक समीकरण को समझा है दो चर वाले। अब बात आती है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात जो समीकरण होगा वो युग्म में होगा, जोड़े में होगा। जोड़े का अर्थात क्या होता है, दो। अर्थात हमारे पास दो चर के दो रैखिक समीकरण होंगे, और जब दो रैखिक समीकरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है दो चर में। चलिए जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक परिस्थिति के अनुसार कोई स्थिति लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक स्थिति लिया हुआ है, जिसमें मैंने क्या कहा है कि 6 कॉपी और 7 किताब का मूल्य 280 रुपये है, तथा इसी प्रकार की 4 कॉपी 5 किताब का मूल्य 160 रुपये है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब बात करते हैं, इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। हमको यहाँ भी कॉपी और किताब की बात किया है,
यहाँ भी कॉपी और किताब की बात किया है। इनके पूरे मूल्य को, मतलब इनको लेने के बाद जो पूरा अधिकतम मूल्य दे रहे हैं वो तो पता है, लेकिन कॉपी का अलग से मूल्य कितना है, किताब का अलग से मूल्य कितना है, ये हमको नहीं पता है। तो इसी कंडीशन में हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मान लेंगे कि कॉपी का मूल्य x हो जाएगा और किताब का मूल्य क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास ये एक कलम है, इस एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, तो ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे ये 3 कलमें हैं, 3 का मूल्य कितना हो जाएगा, सीधे शब्दों में 5 का 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 कलमें हैं, एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, 3 कलम का मूल्य कितना आ जाएगा, 5 गुणे 3। तो इसी प्रकार से एक कॉपी का मूल्य 6 रुपये है, पर एक कॉपी का मूल्य 1 रुपये है, तो 6 कॉपी मूल्य कितना हो जाएगा, 6 कॉपी का मूल्य हो जाएगा 6 गुणे x। और इसी प्रकार आगे क्या दिया है, एक किताब का मूल्य y रुपये है, तो 7 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 गुणे y। और इनको मिलाकर कुल मूल्य कितना दिया है, मिलाएं मतलब प्लस करने पे है, तो कितना रुपए दिया जा रहा है, 280। ये किसके बराबर हो जाएगा, 280 रुपये के। अर्थात ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7y बराबर 280। अभी देखिए, अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक समीकरण है और पावर घात कितनी है, 1 है। तो ये दो चर का एक समीकरण है रैखिक। अब युग्म कैसे बनेगा ये देखते हैं। अभी स्थिति खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें एक और शर्त बोला गया है, इसी प्रकार की 4 कॉपी 5 किताब, मतलब कॉपी किताब वही रहे, अब संख्या को थोड़ा कम ज़्यादा किया गया है। पहले 6 कॉपी थी तो 4 कॉपी बोल दिया है, 6 कॉपी का मूल्य 6x है, तो 4 कॉपी का मूल्य कितना आ जाएगा, 4x। और 7 किताब का मूल्य 7y था, तो 5 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y। अब इनको मिलाकर कितना रुपये देना पड़ रहा है, 160 रुपये देना पड़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ भी चर की घात कितनी है, 1 घात है, और कितने चर हैं, 2 चर हैं, तो ये भी क्या हो गया है, 2 चर का रैखिक समीकरण। और कितने टोटल समीकरण हैं, टोटल समीकरण मिल गया हमको 2। तो अब ये क्या बन गया है, जोड़ा बन गया है, युग्म बन गया है। तो इसी प्रकार से जब दो चर वाले 2 रैखिक समीकरण दिए हों तो उनको ये क्या बोला जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म बोला जाएगा। तो आई थिंक अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी आगे और समझते हैं कि जब रैखिक समीकरण युग्म होता है, तो रैखिक समीकरण जब होता है, युग्म नहीं, जब रैखिक समीकरण होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने जब बताया कि ये 2 चर का रैखिक समीकरण हो गया है, इसको जब व्यापक रूप में लिखना होगा, व्यापक रूप में लिखना होगा, तब क्या होगा, तो व्यापक रूप में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है, a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। अर्थात a 0 के बराबर नहीं होता है, b 0 के बराबर नहीं होता है, तथा एक और कंडीशन होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अर्थात जब a बराबर 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब कोई समीकरण लिखा होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है 2 चर का रैखिक समीकरण। तो a क्या होता है, a होता है x का गुणांक, अचर पद होता है, b क्या होता है y का गुणांक, ये भी अचर पद होता है, और c क्या होता है, ये अचर पद होता है। अर्थात इनकी जगह कोई नंबर होगा, अगर कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो वहां पर अचर पद क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या था, संगत युग्म, असंगत युग्म और आश्रित युग्म को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 2 समीकरण मिल गए थे इस स्थिति के थ्रू, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे तो पहले वाले केस से हमको क्या मिलेगा, 2 समीकरण हैं, तो यहाँ पर हम लोग व्यापक समीकरण को A1 और A2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहले वाले में हम लोग A1 बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, B1 बराबर क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे या फिर ऐसे ही रहने देंगे तो C1 बराबर कितना मिल जाएगा, C1 बराबर मिल जाएगा 280। अब यहाँ पर देखते हैं A2 बराबर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, B2 बराबर कितना मिलेगा, 5, और C2 बराबर कितना मिल जाएगा, 160। तो ये हमने यहाँ पर इसकी तुलना किससे किया है, ax प्लस by प्लस c से तुलना कर दिया है। 2 समीकरण थे तो इसलिए एक बार a1 माना है, एक बार a2 मान लिया, एक बार b1 माना, एक बार b2, फिर c1 c2, इस तरह हमने वैल्यूज को मान लिया है। अब कैसे संगत का पता करेंगे, कैसे असंगत का पता करेंगे, उसको समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे समझने के लिए हमें अनुपात निकालना होगा। एक बार
A1/A2 निकालेंगे तो A1/A2 निकालेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी है 6 है, A2 की वैल्यू कितनी है 4 है। तो इसको फॉलो करने में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3/2। इसी प्रकार जब B1/B2 निकालेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 7/5। और इसी प्रकार जब C1/C2 निकालेंगे तो ये मिल जाएगा 280 160। तो ये फॉलो करने पे मिल जाएगा 14, ये 8 हो जाएगा, 7 और ये 4, ये कितना मिल गया है 7/4 मिल गया है। तो अब कैसे पता करेंगे कि फंगत है, असंगत है या फिर आश्रित है। तो देखिए क्या होता है, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू क्या हो जाए C1/C2 हो जाए। मतलब जब हम लोग A1/A2 का अनुपात निकाल लें, B1/B2 का अनुपात निकाल लें और C1/C2 का अनुपात निकाल लें और तीनों आपस में बराबर हो जाएं, तो इस केस में ये दोनों समीकरण हैं ये क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं ये समपाती रेखाओं को। किसको डिनोट करते हैं, समपाती रेखा को डिनोट करते हैं। समपाती रेखाएं, जब समपाती रेखाएं को डिनोट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो एक रेखा होगी इस ये ठीक दूसरी रेखा के ऊपर हो जाएगी। मैंने पहले बताया कि जो समीकरण होते हैं ये रेखा को डिनोट करते हैं, रेखा को दर्शाते हैं। तो इस केस में मान लीजिए ये जो पहली रेखा होगी इसके ठीक ऊपर ये दूसरी रेखा भी होगी, तो यही रेखाएं आपस में क्या कहलाती हैं, समपाती होती हैं। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो इनके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उस कंडीशन में रेखाएं, दोनों समीकरण आपस में क्या होते हैं, दोनों समीकरण आपस में होते हैं संगत। इसी प्रकार यदि ये क्या हो जाए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए, मतलब अब जब A1 और A2 का अनुपात निकाला जाए और वो आपस में बराबर ना हो तो इस केस में रेखाएं आपस में क्या आ जाएंगी, रेखाएं आपस में हो जाएंगी प्रतिच्छेद करती हुई, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, केवल एक हल होता है, केवल एक हल। और जब एक हल होता है तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, ऐसी रेखाओं को भी कहा जाता है संगत रेखा। यहाँ पर भी दोनों समीकरण क्या आ जाएंगे, संगत युग्म बनाते हैं, ये भी क्या बनाते हैं, संगत युग्म। और यहाँ पर जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो वहाँ भी क्या बनाएगा, संगत युग्म बनाता है। लेकिन बात आती है तब असंगत युग्म कब बनाता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज और नहीं बताया, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो संगत युग्म तो होता है, लेकिन इसके पहले ऐसे युग्म को कहते हैं आश्रित युग्म। ऐसे ही युग्म को क्या कहते हैं, आश्रित युग्म कहते हैं। अब चूंकि इसका हल होता है और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो इसलिए इसको आश्रित युग्म कहते हैं, लेकिन हल होने की वजह से इसे संगत युग्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको संगत युग्म भी कहते हैं। यहाँ भी एक हल मिल रहा है, केवल एक हल मिल रहा है, लेकिन हल मिल रहा है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा ऐसे कंडीशन में, तो वहाँ भी रेखा युग्म क्या आ जाएंगी, समीकरण युग्म संगत युग्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन क्या हो जाए, अगर कंडीशन हो जाए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए, अर्थात A1/A2 इक्वल B1/B2 हो, ये दोनों आपस में बराबर हो, लेकिन ये C1/C2 के बराबर ना हो, तो ऐसी रेखाएं डिनोट करती हैं समांतर रेखा को। ऐसी रेखाएं किसको डिनोट करेंगी, समांतर रेखा को। देखिए यहाँ पर जब प्रतिच्छेदी रेखा आती है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेंगी, ये मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। और जब समपाती होंगी तो एक रेखा के ऊपर ठीक दूसरी रेखा होगी। जब समांतर रेखा होंगी तो कुछ ऐसी होंगी, मतलब एक रेखा ऐसे गई है तो दूसरी रेखा भी ऐसे ही जाएगी, मतलब इसके समांतर होगी। समांतर का तात्पर्य क्या है, ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी काटेंगी नहीं, तो ऐसी रेखाएं होंगी समांतर। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो उस कंडीशन में इनका कोई हल प्राप्त नहीं होता है,
कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है और जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, ऐसे समीकरण के युग्म को कहते हैं असंगत युग्म। उसे क्या कहते हैं? असंगत युग्म कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गया। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जब दो समीकरण दिए हों, अगर दोनों समीकरणों में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तब ये क्या डिनोट करेंगे? ये डिनोट करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा को। किसको डिनोट करेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा को डिनोट करेंगे। और जब प्रतिच्छेदी रेखा को डिनोट करेंगे और उनका हल कितना होगा? एक हल होगा। और ये रेखाएं क्या आ जाएंगी? ये रेखाएं कहलाएंगी संगत युग्म। लेकिन जब क्या हो जाए? अगर हो जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में रेखाएं आपस में क्या होंगी? ये आपस में होंगी समपाती होंगी। और इनके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। और जब यानी कि सीधे शब्दों में हल हैं, तो ऐसे युग्म को कहा जाता है आश्रित युग्म। और हल आश्रित युग्म, और आश्रित युग्म को हम लोग और क्या कह सकते हैं? संगत युग्म भी कहते हैं, संगत युग्म। तो अगर कोई पूछे आश्रित युग्म कब बनता है, तो सीधे शब्दों में जहाँ पर a1/a2 मतलब दोनों समीकरणों में जो x का गुणांक हो उनका अनुपात, y का गुणांक हो उनका अनुपात, और जो अचर पद हैं उनका अनुपात, तीनों आपस में बराबर हो जाएं, तब वो समपाती होंगे। और समपाती होंगे तो वो आश्रित युग्म होंगे, या फिर इनको संगत युग्म भी कहा जा सकता है। अब लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला था कि a1/a2 ये तो बराबर हो b1/b2 के, ये बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर न हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, ये डिनोट करते हैं समांतर रेखा को। समांतर रेखा को जब डिनोट करते हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है तो इन्हें कहते हैं असंगत युग्म। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये ऊपर का जो एग्जाम्पल था, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि a1/a2 कितना मिला है? 3/2। और b1/b2 क्या मिला है? 7/5। तो a1 और a2 आपस b1 और b2 के अनुपात के बराबर, मतलब इसमें आप इक्वलिटी दिखाए तो यहाँ बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल हो जाएगा। और जब नॉट इक्वल हो जाएगा तो ये जो समीकरण युग्म हमको मिला है, ये क्या हो गया है? ये दर्शाएगा हमारा प्रतिच्छेदी रेखा को। अर्थात ये समीकरण क्या है? ये हो गया है इसका एक हल होगा। प्रतिच्छेदी है तो हल कितना होगा? एक हल होगा। और ये क्या है? ये कौन सा युग्म है? यह संगत युग्म है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जहाँ पर हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कब संगत है, असंगत है, समांतर है, संपाती क्या है। तो उनको कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन क्वेश्चन लिया है। एक पहले क्वेश्चन दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, यहाँ भी दो समीकरण युग्म है और यहाँ भी दो समीकरण युग्म है। हमको ये देखना है कि ये रेखाएं समांतर है, संपाती हैं, या फिर प्रतिच्छेदी हैं, संगत है या असंगत हैं। तो देखते हैं पहले समीकरण पे चलेंगे। तो जब पहला समीकरण दिया है 2x - 4y = 0 तथा और क्या दिया है 6x + 8y - 20 = 0। तो अगर इसका तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? a1 = 2, b1 = कितना है -4, y का गुणांक देखेंगे, y का गुणांक कितना है -4, और c1 की वैल्यू कितनी जाएगी? c1 = 0। तथा जब इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से तो यहाँ पर क्या मिलेगा? a2 = 6, b2 = कितना हो जाएगा 8, और c2 बराबर कितना मिल जाएगा? c2 बराबर मिल जाएगा -20। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर निकालें a1/a2, तो a1/a2 हमको क्या मिलेगा? a1 कितना है 2, a2 कितना है -4, तो ये मिल जाएगा -1/2। तथा जब निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? b1 कितना है? b1 है -4,
और B2 कितना है 8। तो इसको फॉलो करने पर क्या मिल जाएगा, ये कटेगा, ये कट जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दिया, A1 2 है और A2 फिक्स था यहाँ पर हमने गलती कर दिया है, तो ये तो प्लस रहेगा, माइनस नहीं है, तो ये यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1/3 मिलेगा। ये कितने मिलेगा 1/3। और यहाँ पर जब देखेंगे तो हमको B1 की वैल्यू मिली है -4 और B2 की वैल्यू है 8। तो इसको जब फॉलो करेंगे ये कितना मिल जाएगा -1/2। अब तो हम लोग देखेंगे जो A1/A2 कितना है 1/3 और B1/B2 कितना है -1/2। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कैसी रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो इनका हल कितना होगा, इनका होगा एक हल। और जब एक हल है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये कैसे युग्म बन गए हैं, ये बन गए हैं संगत युग्म। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, अगले पन्ने में देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो फिर इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे। तो A1 कितना मिल जाएगा 4, B1 कितना मिल जाएगा 6 और C1 कितना मिल जाएगा -9, तथा दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा A2 कितना है x का गुणांक 8, B2 देखेंगे y का गुणांक बराबर 12 और C2 देखेंगे जो अचर पद है ये कितना मिल जाएगा -18। तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे A1/A2 तो A1 की वैल्यू कितनी है 4 है, A2 की वैल्यू कितनी है 8। तो इसको फॉलो करने मिल जाएगा 1/2। तथा जब हमको क्या निकालना होगा B1/B2 निकालना होगा। तो इसको निकालते हैं तो B1 कितना है 6 है और B2 कितना है 12। तो ये फॉलो करने पर कितना मिल जाएगा 1/2। और अब क्या निकाल लें, अंत में C1/C2 निकाल लें। तो ये हमको क्या मिलेगा -9/-18 माइनस कैंसल और ये मिल जाएगा 1/2। तो इस केस में हमको क्या मिल गया है, इस केस में हमको मिल गया है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देखिए A1/A2 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, B1/B2 की वैल्यू कितनी है 1/2 है और C1/C2 की वैल्यू कितनी है 1/2 है। और ये सब किसके बराबर हैं 1/2 के बराबर। और मैंने बताया था जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो तो वो क्या डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं, यहाँ पर देखिए वो डिनोट करते हैं समपाती रेखा को। ये क्या डिनोट करेंगे, ये डिनोट करेंगे समपाती रेखा को। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अर्थात इनका कोई न कोई हल तो मिलेगा, अनेक हल मिलेंगे। और जब ये हल मिलेगा तो ये कैसे युग्म कहलाएंगे, आश्रित युग्म, आश्रित युग्म, या फिर इसको और क्या कहते हैं संगत युग्म कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया है संगत युग्म हो गया। तो आई होप अब आपको संगत समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास और था उसको भी देख लेते हैं। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से पहले समीकरण की, तो यहाँ पर हमको A1 बराबर कितना मिल जाएगा, x का कोई गुणांक नहीं है, कोई गुणांक नहीं मतलब यहाँ पर 1 होगा। और B1 कितना आ जाएगा, B1 बराबर y का गुणांक ये 2 है और C1 कितना मिल जाएगा जो कि कितना है -4 है। आगे बढ़ते हैं तथा दूसरे समीकरण की तुलना करने पर A1 कितना मिल जाएगा 2, B1 कितना मिल जाएगा, B2 कितना मिल, यहाँ A2 मिला है, B2 मिला है, B2 कितना है 4 और C2 कितना मिलेगा C2 बराबर -20। तो यहाँ से जब हम लोग क्या निकालेंगे A1/A2 निकालेंगे तो A1/A2 कितना है, A1 कितना है 1 है, A2 कितना है 2, तो A1/A2 कितना मिल गया है 1/2। तथा अब क्या निकाल लें B1/B2, तो B1 कितना है 2 है, B2 कितना है 4 है, इसको भी फॉलो करने में कितना मिलेगा 1/2। अब क्या निकाल लें तथा C1/C2 जब निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा, C1 की वैल्यू कितनी है -4 है और C2 की वैल्यू कितनी है -20।
तो माइनस माइनस कैंसिल आउट और इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना मिल जाएगा 1/5। तो जब इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको ये तो मिलेगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2। देखिए A1/A2 की वैल्यू कितनी है 1/2 और B1/B2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/5। ये क्या है, नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन फॉलो होता है तो वहाँ पर रेखाएं क्या होती हैं, यहाँ पर देखिए बताया मैं, जब क्या होता है कि जब A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो इस बार ये किस रेखा को डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा समांतर रेखा। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो ये कौन सा युग्म दिखाएगा, ये दिखाएगा असंगत युग्म प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित करेगा, असंगत युग्म को। अब हम बढ़ते हैं समीकरण युग्म को हल करने की तरफ। अभी तक हमने संगत असंगत आश्रित युग्म को जान लिया, संपाती समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं जान लिया, और ये भी जान लिया कि कब एक हल मिलेगा, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और कब हमको यह पता चलेगा कि कोई हल नहीं होगा। और हमने ये भी जान लिया कि कब रेखाएं संपाती होंगी, कब समांतर होंगी और कब प्रतिच्छेदी होंगी। तो हमने ये सारी चीज़ जान लिया है। अब बढ़ते हैं दो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तरफ। तो हमारा क्या होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। तो ये हमारा पहला मेथड होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा है, इस क्वेश्चन को थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत लोगों को जब लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होता है उसको समीकरण बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा जहाँ पर दो चर का रैखिक समीकरण होगा तो दो वस्तुओं की बात किया होगा। जब दो वस्तुओं की बात किया रहेगा तो हम लोग दो वस्तुओं को अलग अलग मान लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 पेंसिल की बात किया है और 7 कलमों की, या फिर विधि पद में पेंसिल और कलम की बात किया गया है। 5 और 7 की बात किया है, यहाँ भी 7 पेंसिल 5 कलम की बात किया गया है, उनका कुल मूल्य दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जब हल की तरफ बढ़ेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, ये हमने मान लिया है, तथा यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य है तथा एक कलम का मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, y रुपये मान लेते हैं। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक कलम का मूल्य y रुपये है। तो प्रथम शर्तानुसार तो पहली शर्त क्या कहा जा रहा है, पहली शर्त में कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का एक मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, मतलब एक का x है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, और इनका कुल मूल्य कितना हो गया, कुल मतलब इस यहाँ प्लस करेंगे, ये कितने बराबर हो गया है 50। तो ये हमको मिल गया पहला समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, दूसरे शर्त में बोला है 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा 7 गुणे x, और कितने कलम हो गए 5 कलम, 5 कलम का मूल्य हो गया 5 गुणे y। अब यहाँ पर कुल मूल्य कितना है, मतलब प्लस करके कितना, एक के बराबर हो गया है 46 के। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य, ये हमको ज्ञात करना है। और इसको हमको हल कैसे करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब ग्राफीय विधि से हल की बात आती है तो हमको चार्ट बनाना होता है, सारणी बनानी होती है। तो एक सारणी इसके लिए बनाएंगे, एक सारणी इसके लिए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो यहाँ पर मैं सारणी बना देता हूँ, ऐसे हम लोग बॉक्स बनाएंगे और x और y की मैक्सिमम दो वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया, ठीक है।
यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर y लिख लेते हैं। चलिए इस समीकरण को तो हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x, या फिर सीधे शब्द में x बराबर क्या हो सकता है, x बराबर हो सकता है 50, पहले से ये 50 को रहने देते हैं, ये 7y है, 7y को इधर भेजेंगे तो -7y हो जाएगा, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई में था तो ये पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये हो सकता है। और इसी प्रकार इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ भी अगर x बराबर निकालना हो तो x बराबर रहेगा 46 अपनी जगह पर है, इसको लिख लेते हैं 5y को उधर भेजेंगे, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो ये कितना जाएगा -5y, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 7 है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस समीकरण में पहले वाले में चाहे दूसरे वाले में, पहले चलिए पहले का फार्मूला बना रहे हैं, तो जब हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हमें अब यहाँ पर खुद से स्वयं से y की वैल्यू रखना है, तो जैसे कि, और हमको ये कोशिश करना है कि हमको उन्हीं वैल्यू को रखना है ताकि इसको फॉलो करने पर एक पूर्णांक मिले, कोई भिन्न जैसा नंबर न मिले। जैसे कि अगर हम लोग y बराबर 0 रख लें, y बराबर 0 रखेंगे तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, जब 0 हो जाएगी और 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो x कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ये हो गया, और कम से कम हमको दो वैल्यूज को निकालना है, कम से कम दो, इसलिए मैंने यहाँ पर दो बॉक्स बनाया है x और y का, तो दो वैल्यू निकालेंगे। अगले केस में क्या करते हैं, अगर y बराबर हम लोग क्या ले लें, y बराबर 5 ले लें तो 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 हो जाएगा, और 50 में से 35 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 15, और 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 3। तो ये हो गया, ये किसके लिए बना है, ये बना है, ये जो टेबल बना है 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए। यहाँ से हमको निर्देशांक क्या मिलेगा, हाँ यहाँ से हमको निर्देशांक मिलेगा 10,0, और पहले x का लिखते हैं बाद में y का, और इसी तरह दूसरा निर्देशांक क्या मिलेगा 3,5 मिला। तो ये हो गया, या 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण के लिए टेबल बनाएंगे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, तो यहाँ भी हम लोग x लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, अब फिर से हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने पहले बोला कि हमको y की वही वैल्यू पुट करना है, सोच समझ के खुद से पुट करना है, ताकि x की जो भी वैल्यू मिले वह एक पूर्ण संख्या के रूप में मिले, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो भिन्न नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर y बराबर -2 ले लूँ तो -2 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ -2 का गुणा माइनस में 5 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 5 जा 10, तो ये +10 हो गया, और 46 में +10 करेंगे 10 करेंगे 56 हो जाएगा, 56 में भाग करेंगे 7 का तो ये कितना मिल जाएगा 8। तो x बराबर कितना मिल गया है, 8 मिल गया है। अब हमको एक और वैल्यू चाहिएगा, तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, y की वैल्यू ले लें हम लोग 5, y की वैल्यू कितनी ले लें 5 ले लें, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -25, और -25 को 46 से निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा 21, और 21 में जब 7 से भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। तो यहाँ से जो निर्देशांक हमको मिला है वो मिला है 8, -2 और 3, -5, तो ये हमको निर्देशांक मिला है। तो इसको हमको ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ तो नहीं, लेकिन इसको बराबर तरीके से इसे लिख लिया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिनोट करेंगे, आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा जहाँ पर बराबर कॉलम होंगे, एक कॉलम में 10 भाग होते हैं, तो मैंने 5-5 का बनाया हुआ है, और यहाँ पर इसको रख कर फॉलो करते हैं। तो पहले समीकरण को देखेंगे, पहले समीकरण हमारे पास जो मिला है निर्देशांक, एक मिला है 10,0, और दूसरा क्या मिला है, दूसरा मिला है 3,5। ये किसके लिए मिला था, 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए, और दूसरे का निर्देशांक क्या मिला हमको 8, -2 और 3,5। ये किसके मिला है, किसके लिए मिला है, ये मिला है हमको 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए। तो चलिए इसको इस ग्राफ पेपर तो नहीं, इस पर प्रदर्शित करते हैं। तो हमको क्या मिला है, पहले 10 चलना है, 10 किस पर, x पे,
यहाँ पर हमको मिलेगा, और y पे 0 है तो मतलब पहला बिंदु हमको क्या मिला है, ये वाला मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे x पे कितना चला है, 3 चला गया है, और y पे कितना है, 5। तो कहीं ना कहीं और हम लोग देखेंगे तो ये 3 है तो ये 5, ये हमको मिल जाएगा, ये जो बिंदु है ये हमको मिल जाएगा 3,5 मिल गया है। अब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, इन दोनों देखिए एक बिंदु हमारा यहाँ पर मिला है और एक बिंदु हमारा यहाँ पर मिला है, तो इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए थोड़ा फाइट हो गया है, इसे आप समझ लीजिएगा। तो हमने इसको मिलाया है, ये किसके लिए बना है, ये हमको मिला है 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए मिला है। तो इसी प्रकार अब जो दूसरा हमारे पास था उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 8 - 2 है, तो 8 x पे कितना है, x पे हमको 8, देखिए 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। और y पे कितना है, -2, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एक मिनट, तो ये भी कर लें हम लोग। तो ये हो जाएगा, एक यहाँ पर मिलेगा, ये -2, और ये यहाँ पर -3, तो ये -1 है, -2 है और -3 है। तो कितना मिला आपको, x पे 8, तो 8 यहाँ पर है, और y पे -2, तो -2 यहाँ पर है। तो ये हमको कुछ कहाँ पर ये बिंदु मिलेगा, ये बिंदु हमको मिल जाएगा यहाँ पर। ये जो बिंदु मिला है ये मिला है हमको कौन सा, 8, -2, और अगला क्या है 3,5, तो मतलब x पे कितना है 3, y पे कितना है 5, तो ये हमको वापस से यही बिंदु मिलेगा, वापस क्या मिलेगा, ये वाला बिंदु मिलेगा, 3,5 वाला बिंदु यही मिला है। जब 3,5 वाला बिंदु ये मिला है तो अब इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट मिला है ये हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, हमको x और y की वैल्यू चाहिए था, तो हमको पता है ये 3 के फील्ड में था, तो x पे कितना चल रहा है, यहाँ पर ये 3 मिल रहा है, और y पे कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ हम लोग कह सकते हैं x = 3 और y = कितना मिल गया है, हमको 5 मिल गया है। यदि हमको ये चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत आया है इस ग्राफिकल मेथड से, तो इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास समीकरण कितना था, हमारे पास समीकरण था 5x प्लस 7y बराबर 50। देखिए यहाँ पर मैं इसको बता दूँ, ये किसके लिए आया है, ये हमको ये रेखा मिली है, ये रेखा मिली है 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए मिली है। तो हमको ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका LHF लेकर चलते हैं। LHF, अगर LHF को सिद्ध करने पर 50 आ जाता है, ये वैल्यू पुट करने पर, तब तो हमारा आंसर सही है। यदि इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा राइट हैंड साइड नहीं मिलता है, मतलब 50 के बराबर नहीं आता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारा आंसर क्या है, गलत है। तो पुट करते हैं, तो 5 है, x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, प्लस यहाँ पर 7 है, y की वैल्यू कितना है, 5, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 7 5 35। तो इसको सॉल्व करने में कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, और ये हमारा क्या है, RHS, अर्थात हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो ये रहा हमारा ग्राफिकल मेथड। तो आई होप आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा, कैसे चार्ट बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब बाकी जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, ये जो भी चीज़ें थी ग्राफिकल मेथड तक का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कैसे सॉल्व करना है मैंने यहाँ बता दिया है। अगले वीडियो में मैं इसका जो बचा हुआ पोर्शन है, जहाँ पर हमको और क्या जानना है, हमको जानना है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, और 2 चरों के रैखिक समीकरणों के में बदले जा सकने वाले समीकरण, इनको फॉलो करना सीखेंगे, और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में फॉलो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।